नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। जन सेवा एक पुनीत कार्य है और इसका अवसर किसे मिलता है? जो सच्चे मन से, मनोयोग से, ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ अपने दायित्व के निर्वाह के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों की ही एक पहचान बनती है और ये पहचान उनके जीवन के लिए लोकप्रियता का एक संबल बनती है। ऐसे ही हमारे एक जनप्रतिनिधि हैं सत्यदेव पचौरी। सत्यदेव पचौरी भारतीय जनता पार्टी के न केवल एक पहचान बने, बल्कि संगठन के प्रति धैर्य, समर्पण, त्याग सब कुछ किया और जनप्रतिनिधि के रूप में अपना एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करके चाहे विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो, जनता की आवाज उठाई, जनता के मुद्दे उठाए और जनता को एक दिशा दिखाने का काम भी किया। ऐसे ही लोकप्रिय सांसद सत्यदेव पचौरी जी आज हमारे साथ हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पचौरी जी, कानपुर को ढेर सा मिल रहा है। नेहरू मिशन योजना मिली, मेट्रो मिली, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया, अब तो एलिवेटेड ट्रैक की भी बात की जा रही है। लेकिन क्या कारण है कि वो चमक दमक दिख नहीं रही है कानपुर में? अब प्रयास बहुत हो रहे हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, चमक दिख रही है, जनता परिवर्तन महसूस कर रही है और सबसे बड़ी चमक तो कानून व्यवस्था पे दिख रही है। जी देखिए, जब कानून व्यवस्था होगी तभी शांति होगी, तो उद्योग बढ़ेंगे, लोग सुरक्षित रहेंगे। आज जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। आज जहां तक विकास की आप बात करते हैं, चारों तरफ विकास हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो गंगा जी का जो पुल बना है, जहां पर नया वाटर वर्क्स लगा है, वहां पर नौकायान की एक प्रतियोगिता शुरू हुई। ट्रायल हुआ था। यानी कानपुर को टूरिज्म की ओर ले जाने का काम पहली दफे हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले कानपुर को टूरिज्म सिटी के रूप में देखा ही नहीं जाता था। ये हमारी सरकार ने किया। बिठूर में टूरिज्म स्पॉट विकसित हो, ये हमारी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, आप फूलबाग का देख लीजिए, जो प्राचीन बिल्डिंग बनी हुई है फूलबाग की, उसका भी सुंदरीकरण और उसको एक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ एक घड़ी लगी हुई है लाल इमली पे, उस घड़ी को भी संरक्षित और सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है। तो कानपुर को एक नई पहचान दी जा रही है, ताकि कानपुर लोगों के ज़हन में पुरानी यादें जो संजोए लोग, उनको पुरानी चीजें दिखाई जाएं और कानपुर का जो पुराना भव्य दिव्य स्वरूप है, ये आगे संरक्षित रहे। पचौरी जी, क्या अब हम माने कि जो कानपुर को टेक्सटाइल के रूप में, मैनचेस्टर रूप के मानते थे, उसके बाद कभी कभी लगा कि जैसे ये एजुकेशन हब बनने जा रहा, फिर कभी कभी आया कि कहीं मेडिकल हब बनने जा रहा, क्या अब हम ये मान के चलें कि कानपुर की नई पहचान पर्यटन के रूप में विकसित हो रही है? देखिए, कानपुर अभी सभी चीजों का हब बनेगा। कानपुर रमईपुर में नया लेदर क्लस्टर बनने जा रहा है जी, जिसमें अभी 10,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है जी। आगे वो 20,000 करोड़ का होगा। लोगों उसी तरह एक जिला एक उत्पाद में हौजरी को ले लिया गया है। हौजरी का भी कानपुर में बहुत बड़ी संख्या में उत्पाद होता है और वो भी विदेशों में निर्यात होता है। तो हम आज का डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, क्योंकि डिफेंस के उपकरण बनेंगे जो हमारी सेना के भी काम आएंगे और विदेशों में भी जाएंगे।
जैसे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मिलिट्री के लिए कपड़े बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जी जी, जो हम विदेशों से मंगाते थे, इजराइल से मंगाते थे, ऑस्ट्रेलिया से मंगाते थे, वह भारत में बन रहे। यानी आत्मनिर्भर भारत के उत्थान में, उदय में एक कानपुर का भी योगदान बन रहा है। डिफेंस के माध्यम से एक बहुत बड़ी उपलब्धि कानपुर को होने जा रही। नहीं तो हम कह रहे हैं कि आप ये कानपुर की पहचान किस रूप में देखना चाहते हैं? कौन सा आपका सपना है? भाई, कानपुर का चतुर्मुखी विकास होना चाहिए, होना चाहिए। आप देखिए, कानपुर में पहले हमारे पास एयरपोर्ट नहीं था। ठीक बात है। 2019 में शुरू हुआ और 2022 में पूरा होना था। ये नया टर्मिनल बनेगा जिसमें 6 प्लेन एक साथ खड़े हो सकेंगे, हैंगर बनेंगे, 3 प्लेन आ जा सकेंगे, उड़ सकेंगे और पूरे देश में कनेक्टिविटी होगी। क्योंकि जब ये होगा तभी व्यापारी आएगा। पचौरी जी, ये बताइए कि आप लगातार जन समस्याओं को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, विभिन्न विभागों के मंत्रियों से मिलते हैं। अभी हाल में आपने मुख्यमंत्री से भी वार्ता की। क्या मिला कानपुर को इस वार्ता में? देखिए, मुख्यमंत्री से सबसे बड़ी बात है कि JNRM योजना में 2007 में शुरू हुई थी। जी जी, 8 से 53 करोड़ की लागत से नई वाटर लाइनें और 2 वाटर वर्क्स बनाए गए थे। वाटर वर्क्स बन गए, नई जो लाइनें बनी थी, एक तो पाइप खराब थे, घटिया क्वालिटी के थे, दूसरे उनमें गैप्स रह गए थे, यानी पूरी कनेक्टिविटी नहीं हुई थी, तो पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा था। केवल 20% क्षमता से वाटर वर्क चल रहा था। मैंने कहा कि इसमें 250 करोड़ रुपए की जरूरत है, मुख्यमंत्री देंगे तो पानी हर घर को जल मिलेगा और हर घर में नल होगा। तो आपका जो सपना है, हर घर को नल, हर घर को जल, ये कानपुर में पूरा हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वहाँ के सेक्रेटरी को कहा, कानपुर के नगर आयुक्त को कहा, उनका बैठक करिए और जो 15वें वित्त से पैसा है और स्मार्ट सिटी के पैसा है, उससे देके ये गैप पूरी कराइए। बाकी 125 करोड़ रुपया जो वाटर लाइन को सुदृढ़ करने के लिए हमें 125 करोड़ के GI पाइप डालने हैं, उसके लिए हम दे देंगे और ये काम जल्दी 6 महीने में पूरा करें। मतलब 6 महीने में कानपुर की जो जल की समस्या दूर होगी? नहीं, हाँ, जल की जो गैप्स हैं वो काम पूरा हो जाएगा। तो स्वाभाविक आपूर्ति हो जाएगी, पानी मिलने लगेगा। पानी मिलने लगेगा जी। और क्या हुआ मुख्यमंत्री के साथ में? पहली तो जल की आपको कई दूसरे हमने ये कहा था कि कानपुर एक औद्योगिक शहर रहा है जी, उसमें इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन होना चाहिए, जिसको कहते हैं SEZ जी, SEZ की श्रेणी मिल जाएगी। हाँ, तो IT क्षेत्र यहाँ आ जाएगा। और हमने कहा विभिन्न जो टेक्सटाइल मिलें बंद हैं, आपके पास जगह है IT के लिए, उनमें IT में स्थापित करवा दीजिए बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो उन्होंने कहा मैं केंद्र सरकार को रिकमेंड कर दूंगा जी। हमने तीसरी मांग की थी कि यहाँ पर एम्स की तरह एक हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि कानपुर की आबादी के साथ साथ यहाँ पर बुंदेलखंड के लोग भी इलाज के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अभी कठिन काम है, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गया है और IIT में एक नया 4.5 बेड का हॉस्पिटल अभी कल खुलने जा रहा है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। और हमने उनसे कहा कि सुगम यातायात के लिए हमें 2 एलिवेटेड फ्लाईओवर चाहिए। एक तो कचहरी में जो जाम लगता है, DAV कॉलेज से शुरू होगा और फूलबाग पे गिरेगा। एक गोविंद नगर में चावला मार्केट से उठ के आगे किदवई नगर चौराहे पे गिरेगा, ताकि जो यहाँ जाम लगता है चावला मार्केट में, नंदलाल चौराहे पे, ये जाम खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये हम देंगे। दूसरे, आपको याद होगा कि यहाँ एक 2007 में एक दक्षिण में हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ था, और उसको
पैसा रिलीज नहीं हुआ था, वो हमने करा दिया है, उसका भी निर्माण काम शुरू हो जाएगा। यानी कानपुर को अस्पताल भी दे रहे हैं और कानपुर को अब तमाम जो नए पुल हैं, जैसे 5 पुल तो बन गए और 1 दर्जन पुल बन रहे हैं। जैसे जयपुरिया क्रॉसिंग पे पुल बन रहा है, 2007 में बंद पड़ा था, आज वो शुरू हुआ। गंगा नदी पे शुक्लागंज पे जो पुल टूट गया है, उसमें एक नया पुल प्रस्तावित है, उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी है। उन्होंने कहा आप प्रस्ताव भिजवाइए। तो विकास तो चौमुखी विकास हो रहा है। जब सुगम यातायात होगा, कानून व्यवस्था ठीक होगी, तभी किसी भी जिले की प्रगति संभव है। देखिए पचौरी जी, डबल इंजन की सरकार है जी। अभी आपने जिक्र भी किया कि बहुत सी जमीन पड़ी हुई BIC की है और NTC की भी बहुत सी जमीन पड़ी है, जहां पर ऐसी जो है विशेष आर्थिक जोन को बना करके वहां पर IT सेक्टर को लाया जा सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है तो काम तो वो गति से नहीं हो रहा है, इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा। देखिए, अब तक तो ये सबका हल हो जाना चाहिए था। देखिए, इसमें कुछ न कुछ व्यापारियों का भी है, उद्योगपतियों का भी है कि इन्होंने मांगी नहीं की, तो हम मांग कर रहे हैं। देखिए, हम नेताओं के मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जरूरत है। ये उद्योगपति हैं, इनको व्यापार मंडल है, मर्चेंट चैम्बर है, इनको भी मांग करनी चाहिए। किसी ने आज तक मांग की, बताओ? है किसी ने ये हॉस्पिटल एम्स खोला जाए, किसी ने मांग की क्या? नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि जागरूक नागरिक के नाते, जागरूक व्यापारी संगठन के नाते इनको भी समय समय पर मांग करते रहना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं आपको। कुछ दिन पहले GST में कुछ कैटेगरी पर GST बढ़ा दिया गया था। व्यापार मंडल मेरे पास आया था, पार्लियामेंट शुरू होने थी, 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं। हमने निर्मला सीतारमण से कहा, जैसे फुटवियर हैं और छोटी मोटी चीज थी, उनको बढ़ा दिया था, वो वापस हो गया। तो आपको सरकार को भी हमेशा जागरूक रखने के लिए स्वयं जागरूक होकर अपनी बातों को रखना पड़ेगा। जैसे आज व्यापार मंडल आ रहे हैं कि तमाम चीजों पर GST बढ़ा दिया है। खाद्यान्न पे जो पैकिंग छोटी है, दही है, पनीर है, उन्होंने GST लगा दिया। मेरे पास आए, मैं मुद्दा पार्लियामेंट में उठाऊंगा, मैं बात करूंगा, क्योंकि ये बोझ कंज्यूमर पे पड़ेगा। तो जनहित के मुद्दे उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? लेकिन पचौरी जी, भी व्यापार मंडल के एक नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, ये GST को लेकर के, कर को लेकर के। तो उनका तर्क था कि जब मैं सरकार के पास जाता हूं तो सरकार कहती है कि जनता तो टैक्स दे रही, जनता तो आवाज उठाती नहीं है, आप कहां से बेकार के लिए बवाल करने के लिए चले आते हैं, ये बात हो जाती है। देखिए, आप उन्होंने तो उत्तर दे दिया जी, लेकिन हमें देखिए, बात करने के 2 तरीके हैं जी। एक तो ये है कि हम कहें कि ये भाई आपका आधा गिलास खाली है, दूसरा हम कहें नहीं, आपका आधा गिलास भरा है, ये और कर दो तो और अच्छा हो जाए जी। हमें पॉजिटिव दिशा में बात करना चाहिए। हमें कहना चाहिए था कि साहब GST संग्रह तो आपका खूब हो रहा है, टारगेट उससे ज्यादा हो रहा है, इन चीजों पे GST संग्रह कम कर दोगे तो GST का कलेक्शन बढ़ जाएगा। अब ये व्यापारी जो कहते हैं वो उसका तरीका थोड़ा बदल दें तो अपने आप सरकार करने लगेगी। उदाहरण दे दूं मैं आपको, हमारी सरकार में पिछले दफे सोने पे टैक्स बढ़ा दिया, 10 से 12% कर दिया। ये लोग मेरे पास आए, मैं गया भी, और उन्होंने कहा कि साहब हमने इसलिए लगाया। हमने कहा नहीं साहब, इससे सोने की स्मगलिंग बढ़ जाएगी, नंबर 1 का कारोबार कम हो जाएगा, आप घटा दीजिए। उन्होंने घटा दिया, कारोबार बढ़ गया। अभी तो हमें अपने जो वे है, अपने बिंदु का, मुद्दे का रखने का, उसको कैसे हम पॉजिटिव दिशा
समझाते हुए रखें। ये एक बड़ी बात है। जी ये बताइए कि एलिवेटेड ट्रैक की बात आ रही है जो बंधना वाली रोड है। जी जी। और इसके लिए तो अब हम मान लें कि ये बन जाएगा कि अभी इसमें सर्वे हो रहा है, अभी विचार हो रहा है, अभी नक्शा बनेगा और अभी स्वीकृति नहीं हुई है, क्या माने किस स्थिति में है ये? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के इंटरफियरेंस से ये काम हुआ है, ये बता दें। मामूली काम नहीं था। जो 70 साल में नहीं हुआ वो होने जा रहा है। जब मैं माननीय प्रधानमंत्री पे गया, उसके पहले मैंने लोकसभा में 3 बार उठाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से मिला, उनको चिट्ठी लिखी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिला, सब कहते थे होना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं था। हाँ, यही मैं कह। फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, उन्होंने कहा बताइए पचौरी जी। हमने कहा साहब क्या बताएं, हम तो 3 साल से 2 मुद्दे उठा रहे हैं, वो ही नहीं हुए। बोले कौन कौन थे? हमने कहा एक तो लाल लिमडी के मजदूरों का वेतन भुगतान और लाल लिमडी क्लोज करो, उनका बकाया सब दे डालो। और दूसरा हमने कहा अनवरकंद से मंदना का जो ट्रैक है, या तो उसको मंदना से पनकी जोड़ दो या एलिवेटेड कर दो। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक मांग है। हमने कहा सब प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी मांग है, करता कोई नहीं। अच्छा, उन्होंने तुरंत अपने निजी सचिव को बुलाया और कहा कि कल सुबह रेल मंत्री को बुलाओ। और रेल मंत्री से आए, उन्होंने जो कहा हो, अगले दिन लोकसभा में रेल मंत्री जी स्वयं मेरी सीट पे आए। उन्होंने कहा नहीं, आपकी रिपोर्ट फाइल मैंने रात में ही मंगा के पढ़ ली है, आपकी सही है और ये आपका काम होगा। और उन्होंने सर्वे टीम भेज दी। सर्वे नहीं भेजी, उन्होंने कहा पूरा एस्टीमेट बना के ले आइए, हम बोर्ड मीटिंग में इसको रेलवे में पास कराएंगे और उसके बाद आप जनवरी से काम शुरू करिए। माने टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है माननीय मंत्री जी ने। तो अगर ये जनवरी से शुरू भी हो जाता है तो हमारा ख्याल है कि 2-3 साल में क्या ये 2 साल लगेंगे। 2 साल लग जाएंगे। 2 साल लगे। 24 तक हम महसूस करेंगे कुछ हो जाएगा। 24 तक ये बन के पूरा हो जाएगा। ये बिल्कुल हो जाएगा लिमिटेड जी। तो 24 तक और क्या क्या आप कानपुर को देने जा रहे हैं? पानी देने जा रहे हैं, एलिवेटेड ट्रैक देने जा रहे हैं, आउटर रिंग रोड देने जा रहे हैं। हाँ। और कानपुर मेट्रो का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। 2024 हो जाएगा पूरा। जी। गंगा नदी पर शुक्लागंज पे नया पुल बन जाएगा, ठीक है ना। और जीटी रोड एलिवेटेड हो जाएगी। जीटी रोड ये रामादेवी से शुरू होगी और मेडिकल कॉलेज पे गिरेगी। एक जीटी रोड पर नई जीटी रोड बन जाएगी, यानी नीचे 4 लाइन ऊपर 4 लाइन। ये पहली दफे ऐसा होगा। और एलिवेटेड एक्सप्रेस वे जो लखनऊ से कानपुर के लिए बनेगा, ये भी 2024 तक पूर्ण करने का वो काम है। 6 से 7 मेगावाट की जो इकाई पनकी में बन रही है, हाँ, ये भी पूरा हो जाएगा। और हैलेट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार है। अभी डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन ओपीडी चालू हो गई है। मैं समझता हूँ 5-6 महीने में ये भी पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। 2024 तक नौबस्ता में 100 बेड का हॉस्पिटल बनके तैयार हो जाएगा। और ये लेदर क्लस्टर जो रमईपुर में बनने जा रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा। और एक और सबसे बड़ी बात, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो अभी भाऊपुर तक है, वो आगे बढ़ जाएगा और इलाहाबाद होते हुए आगे बिहार तक चला जाएगा। ये भी 2024 तक पूरा कलकत्ता को जोड़ देगा। और एक टूल रूम जोशी जी ने बनवाया था। हाँ, वही मैं कह रहा। बाबा आपने, अच्छा, हम यही कहने जा रहे थे तो वो बंद पड़ा है। टूल रूम की जैसी ये सब योजनाएं तो नहीं होंगी। हाँ, वो क्योंकि दक्ष कारीगर चाहिए जी। वो टूल रूम अभी बंद पड़ा है क्योंकि वहाँ स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 महीने में स्टाफ की भर्ती हो जाए, टूल रूम चालू हो जाए, तो हम कंप्यूटर के योग्यतम लड़के दे सकें इंडस्ट्री के लिए, हम अच्छे कारीगर दे सकें जो मशीनों पे काम करें। ये काम होने जा रहा है।
और दक्षिण क्षेत्र की सीवर समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत बड़ी समस्या। और 14 वार्डों में 500 करोड़ रुपए की लागत से अमृत योजना के अंतर्गत ये जनवरी में पूरे वार्डों में नई सीवर लाइन डालने का काम होगा। ये पहले कभी नहीं हुआ। अभी सीवर नालों में बहता है, अब मेन ट्रंक लाइन से जोड़ दी जाएंगी। नालों में सीवर नहीं बहेगा, प्रदूषण नहीं होगा, सीवर सीधा एसईटी पे जाएगा, वहां उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। दूसरे कानपुर सेंट्रल, यहाँ 3 से जोड़े गाड़ियां आती हैं जाती हैं, देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ 700 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास किया जा रहा है। ये तो पीपीपी मॉडल में होगा ये तो? जी जी बिल्कुल। तो ये विकास से कानपुर को एक नई पहचान मिलेगी। अच्छा, ये दक्षिण में जो आपने सीवर समस्या के लिए क्या 14 वार्ड की आप बात कर रहे हैं, 500 करोड़, ये कब से शुरू हो जाएगा? ये बताया तो ना, जनवरी से शुरू हो जाएगा। ये भी जनवरी से? हाँ, ये पास हो गया है और मेरे ख्याल में आज लखनऊ में या कल में मीटिंग भी है। ये काम चल रहा है, स्वीकृत हो गई है और ये काम शुरू होगा तो दक्षिण की जो सीवर है जो नालों में जा रही है और उसके कारण से हीलियम गैस निकलती है, लोगों को बीमार, ये खत्म हो जाएगी। आपके मानसून सत्र में आपने क्या सोचा है, क्या उठाएंगे? क्योंकि पहले आपने एलिवेटेड भी का भी उठाया मामला, उसका सुलझा आपने, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में जब हिंदी है तो और जगह क्यों नहीं हिंदी है, आपने ये मुद्दा उठाया। इसके अलावा आपने लाल इमली का मुद्दा उठाया। एक सत्ता दल में होने के बावजूद भी आपने ऐसे अहम मुद्दे उठाए, तो कभी कभी आपको लगता नहीं है कि पार्टी क्या सोचती होगी कि पचौरी जी तो हमारी ही पार्टी में होते हुए इस तरीके के बयान दे रहे हैं? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि हूँ जी, जनता के द्वारा चुना गया है, तो जनता के प्रति भी मेरी जवाबदेही है। लोकसभा सदस्य होने के नाते मेरी देश के प्रति भी जवाबदेही है। इसीलिए जो जनहित के मुद्दे आते हैं उसमें मैं सरकार का विरोध नहीं करता, पार्टी का विरोध नहीं करता, लेकिन ये होना चाहिए राष्ट्र हित में और सरकार करे, इसलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। अब मैं जो करने जा रहा हूँ, हाँ, वो बताइए। ज्वलंत मुद्दा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। सही बात है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक जो संसाधन है सरकार विकास पे लगा रही है वो कम पड़ेंगे, हैं? तो इसीलिए बिगैर भेदभाव के जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बने, ये मेरा लोकसभा में मैं प्रश्न लगाने जा रहा हूँ 0 आवर में। दूसरा, समान नागरिक संहिता लागू हो। हाँ, देश में आज अब देश की आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। हमारे भारत के संविधान में भी ये मंशा प्रकट की गई थी कि ये समान नागरिक संहिता आगे चल के लागू की जाएगी। स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, लेकिन जैसे हमने धारा 370 खत्म नहीं की थी, वैसे इसको भी नहीं लागू कर रहे हैं। और जब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी, देश में यूनिटी नहीं बनेगी, देश की एकता मजबूत नहीं होगी, देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति की जागृत नहीं होगी, देश में आपस में भाईचारा नहीं होगा और मजहब के आधार पर बटे रहेंगे। तो हमें देश को मजबूत करना है, तो समान नागरिक संहिता लाना अति आवश्यक है। तो ये 2 मुद्दे आप आपकी मानसून सत्र में उठाने जा रहे हैं। जी। क्या आपको नहीं लगता है कि इस समय जो देश का माहौल है, हाँ। यही जनसंख्या नियंत्रण, यही असमान नागरिकता, इन्हीं को लेकर के बड़ा एक विषम माहौल पैदा हो गया है, नफरत का, घृणा का। और आप देख रहे हैं कि चाहे वो उदयपुर कांड हो, अमरावती का कांड हो, रोज धमकियां मिल रही हैं और रोज ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों का भी एक नई विवाद शुरू हो गया है कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक से हटा दीजिए। तो ऐसे माहौल में आपका जो ये मुद्दे होंगे, ये क्या और नहीं किसी को ज्वाला को भड़का देंगे? ये देश को जोड़ने वाले मुद्दे हैं जी। जब हम कानून बना के सबके एक करेंगे, बना देंगे, तो
अपने आप लोग उस ढर्रे पे चलने लगेंगे। मैं उदाहरण देता हूं, जब 3 से 70 खत्म हुई तो लोग कह रहे थे कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, वहां के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, कश्मीरियत खत्म हो जाएगी। आज कश्मीर की जनता का जब विकास हो रहा है, क्योंकि वहाँ तमाम कानून जो लागू नहीं होते थे देश के, वहाँ लागू होने लगे, अनुसूचित को उनको अधिकार मिलने लगे, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट वहाँ काम करने लगा, तो इससे वहाँ के लोग देश से जुड़ने लगे। आज लोगों को देश से जोड़ने की जरूरत है। आज क्या कारण है कि देश की आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने लड़ी कि नहीं लड़ी है? और ये बाद में अंग्रेजों ने बीज बो दिया, पाकिस्तान बना दिया। आज हमें इस देश का मुसलमान भारत का है, भारत में रहना चाहिए, वो भारत उसका है, तो वो भारत का नागरिक बनने में क्या दिक्कत है ये बताइए? समान नागरिक संहिता में क्या कठिनाई? कोई कठिनाई नहीं। आज हमें क्या मुसलमान ये महसूस नहीं करता कि मुझे मेरा सीमित परिवार हो, हमें जनसंख्या पर नियंत्रण हो, ताकि हम बच्चों को पढ़ा सकें, लिखा सकें, अच्छी नौकरी करा सकें, उनका अच्छा जीवन स्तर हो, ये सबको होना चाहिए ना। विकास सबको होना चाहिए, इसीलिए मोदी जी कहते हैं। तो फिर ऐसा विवाद क्यों खड़े हो जाते हैं? अब देखिए जनसंख्या को लेकर हम बताएं, भागवत जी के ने बयान दे दिया तो उसको तूल दे दिया गया, भागवत जी ने बयान दे दिया उसको तूल दे दिया गया। अभी आप जनसंख्या नेता को ओवैसी बोलने लगे, अभी जनसंख्या को लेकर के अखिलेश बोले कि साहब वो बर्बादी जो है एक वर्ग से नहीं होती है, वो तो साहब लोकतंत्र के जो मूल्य होते हैं उनको खत्म करेंगे। तो ये जो बवाल हो रहे हैं, ये जो विवाद हो रहे हैं, तो इससे तो दुनिया और बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब में अपनत्व की भावना आ जाएगी, कैसे आएगी? देखिए, ये कुछ लोग तो ये हैं जो देश की एकता को मजबूत नहीं देखना चाहते, जिसमें वो जो पार्टियां हैं जो हमेशा से देश के विरोधी रही हैं, ये बता दें, ठीक, और उनका जन्म जेएनयू में होता है? और आपने देखा होगा सीए का जब इन्होंने विरोध किया था और धरना दिया था इतने दिन, क्या ये राष्ट्रहित की बात थी? सीए तो राष्ट्रहित में लाए थे, जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आएंगे, शरणार्थी बन के हमारे यहाँ रह रहे हैं, उनको नागरिक देने का एक कानून बना था, उस कानून का विरोध करने लगे। तो ये राष्ट्रहित के लोग हैं कहाँ? ये राष्ट्रहित, मैं कह रहा हूं जो भी आज इन चीजों का, किसान जो बिल हम लोग लाए थे, किसानों के हित के लिए लाए थे ना, तो किसान विरोध करने लगे। तो नहीं, तो किसान कर रहा था ना, किसान नहीं कर रहे थे। और कौन कर रहा था? इस आंदोलन के पीछे किसान नहीं थे, इस आंदोलन के पीछे अलगाववादी शक्तियां थी। और जो ये इस समय जो माहौल चल रहा है, इसके पीछे कौन है? वो वही शक्तियां हैं, वही शक्तियां जी, अलगाववादी शक्तियां जी। तो इनसे कैसे निपटेंगे आप? ये देखिए, जब एक कानून बन जाएगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान है, सब लोग संविधान को तो मानते ही हैं, क्योंकि वो तो उससे तर तो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फिर गाइडलाइंस आ जाती हैं। कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो संविधान सम्मत बात करते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट, तो जो चीज बन जाएगी, कानून बन जाएगी, तो मानना सबकी बाध्यता होगी। ठीक बात। तो सब मानेंगे, और आज मानना मनवाना ये देश हित में जरूरी है, क्योंकि भविष्य में भारत के सामने चुनौतियां भी है और विकास करने का अवसर भी है। ठीक, क्या तो, जी पचौरी जी, क्या ये इस समय आपकी पार्टी माइनॉरिटीज के साथ में ज्यादा कुछ प्रेम दिखाना चाह रही है? और अभी अल्पसंख्यक मोर्चा को ये काम भी दिया गया है कि माइनॉरिटीज में जाइए, उनको अपनी ओर मिलाइए। वहीं दूसरी ओर एक आपके यहाँ का एक बयान ये आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि नहीं, अल्पसंख्यकों से जो है मुसलमानों को बाहर कर दीजिए। ये दो बयान आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? और फिर मैं आपको थोड़ा सा और अपने सतह पे आ जाए। जी। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है कानपुर में, आपके पास देखिए गोविंद नगर है, किदवई नगर है, एक मजबूत है, लेकिन वहीं पर 3 आपके लिए चैलेंजेस हैं, सीसामऊ, आठ नगर, छावनी। और ये वही है जहां पर है
जो एक माइनॉरिटीज की है और जहां पर 80% वोट एक प्रत्याशी को मिल जाता है। इस चैलेंज को दूर करने के लिए जो आपकी पार्टी ने जो नई नीति बनाई है वो क्या है, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन सभी सांसदों की बैठक जो मंगलवार को होती है उसमें कहा था जी कि जो हमारे हारे हुए बूथ हैं यानी कमजोर बूथ हैं, क्या उनको हम जीतने वाला बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा सभी सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 100 बूथ ले और सभी विधायक हारा या जीता 25-25 बूथ ले, इनको हम जीतने योग बनाएं और हम जाएं नीचे तक, जो माइनॉरिटी बाहुल हैं उनमें भी जाएं, माइनॉरिटी में भी जाएं, उनके साथ भी बैठें, उनका भी विश्वास जीतें। उनकी लाभार्थी अगर नहीं मिल रहा है योजनाओं का लाभ तो पूछें कि आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, विकास की समस्या हो तो विकास करवाओ। सारे समाज को जोड़ना है, क्योंकि उनका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसको वो मूर्त रूप देना चाहते। हम मुसलमान के विरोधी नहीं हैं, हम मुसलमान के शुभचिंतक हैं। सबसे ज्यादा हम चाहते हैं मुसलमान के बच्चे पढ़ें, और इसीलिए जो सरकार ने नियम बनाए हैं और गरीब बच्चे उनको ये प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाया जाए, ये योजना हमारी सरकार लाई है। उसमें सभी लोग, मुसलमान के भी बच्चे हैं, और ये प्रयास हमारी सरकार कर रही है कि मुसलमान को एजुकेट करना इस देश में बहुत जरूरी है। जब मुसलमान एजुकेट होगा तो अलगाववादी ताकतें अपने आप परास्त हो जाएंगी। तो अगर आपको भी कुछ बूथ मिले होंगे, उनमें क्या काम करते हैं? जब आप वहां जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? कुछ ना कुछ तो आपने कार्यक्रम शुरू किया ही होगा। हाँ, मैं गया चुन्नीगंज में गया, मैं कर्नलगंज में गया, मैं कैंटोनमेंट में फैतपुरगंज में गया, तो मुसलमानों के बीच में गया हूँ। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं। मुसलमानों ने ये कहा कि पचौरी जी आप आए हैं, अभी तक तो कोई मेरे पास आया नहीं वोट मांगने, आप आए मैं आपको वोट दूंगा। यहाँ हमारी समस्याएं, हमने कहा, उन्होंने कहा ये पाइपलाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, पानी मिलने लगे, हमने कहा मैं कराऊंगा। तो हमें उनके बीच में जाना पड़ेगा। हमें उनको अगर अलग थलग छोड़ दोगे तो आइसोलेट महसूस करेंगे, तो दूसरे लोग उनको गुमराह करेंगे, भ्रमित करेंगे। मुसलमान को हमें अपना दृष्टिकोण बताने की जरूरत है, ये मोदी जी ने कहा है, और हम जाके हमारे सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। लेकिन मुसलमान महसूस करता है कि हमको टारगेट किया जा रहा है, हमारे ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे ऊपर दंड दिया जा रहा है। वो उसमें जो ये भावना कर गई है घर कि हमारे साथ तो ये अन्याय हो रहा है, और तो उसको कैसे आप दूर करेंगे? आप देखिए, ये जो घटना कानपुर में हुई उसमें सारे मुसलमान शामिल नहीं थे। ठीक, हाँ, मैं आपको कुछ अलगाववादी तत्व जिन्होंने नौजवानों को भ्रमित करके और पैसा देके पत्थर फेंकवाए थे, पैसा देके गोली चलवाई थी, और एक हाथे पे कब्जा करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। दिखावा तो ये था कि साहब हम उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें रणनीति तो जमीन पे कब्जा करने की थी। तो और बुलडोजर कहीं नहीं चल रहा है। बुलडोजर उन बिल्डिंग पे चलेगा जहां पर आपने सरकारी जगह पर कब्जा करके मकान बनाया है। बुलडोजर वहां पर चलेगा जहां पर आपने अपनी संपत्ति पे, अपनी जमीन पे बगैर नक्शा स्वीकृत कराए मकान बनाया है। तो ये गलत हो, बताओ। आपने बड़ी अच्छी बातें कही है कि सब मुसलमान ऐसे नहीं होते, हम उनके बीच में जाएंगे। लेकिन कभी कभी देखिए ना, अगर कहीं नमाज पढ़ दी गई, अभी एक लखनऊ के लुलु माल में तो नमाज पढ़ दी गई, तो उस पर वो कह रहे हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया, नया बखेड़ा खड़ा, आए दिन कोई, जबकि मोहन भागवत कह चुके हैं कि अब हर मस्जिद में हम शिवलिंग कहाँ ढूंढते फिरेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नए नए विवाद खड़े के। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, जो लुलु माल बना है जी, उसमें तमाम आपत्तिजनक जानकारियां आई हैं। आई हैं। आई,
और मैं उनको अभी सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी व्यवसाय मजहब के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो माल सबका है ना, सभी बिरादरी के लोग जाएंगे। एक ही बिरादरी की दुकानें हों, एक ही बिरादरी को ठेके दे दिए जाएं, एक ही बिरादरी के लोगों को नौकरी दे दी जाए, ये ठीक नहीं। इससे विद्वेष की भावना पनपती है। लेकिन जब आपके इन्वेस्टर्स आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने कुछ अनुबंध किया होगा, उस समय ये सब नहीं देखा गया कि ये क्या करने जा रहे हैं? एग्रीमेंट ये हुआ कि माल खोलेंगे, लल्लू ने माल खोल दिया, अच्छी बात है, कोई बुराई बात नहीं। लेकिन इससे जो आज नाराजगी है वो इस कदम से है, लल्लू माल खोलने से नहीं है, मुसलमान ने खोला इससे भी नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था में सबकी भागीदारी हो, जैसे मोदी जी कर रहे हैं कि हम गरीब के को राशन दे रहे हैं, तो मुसलमान को भी तो दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं ना। हम हिंदू मुसलमान का भेद नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार किसी भी चीज में समाज को एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। अगर इसमें कोई विसंगति है, अब हमें पता नहीं, अभी हमने जांच नहीं की, सत्यता का पता नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कहना। इतना बिल्कुल ठीक आपकी बात कह रहे हैं। और ये जो है इस तरीके के विवाद भी और बखेड़े भी नहीं होने चाहिए, इसमें अभी हम आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हैं। तो क्या अब माने कि आप माइनॉरिटीज का मन और हृदय लाभार्थी के रूप में जीतेंगे उनको? हाँ ठीक, हम देखिए, हमें उनका जीवन स्तर उठाना। आज सबसे ज्यादा गरीबी है तो मुसलमानों में है, सबसे ज्यादा अशिक्षा है तो मुसलमानों में, और जो प्रधानमंत्री योजनाएं लाए हैं उनका सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिल रहा है तो मुस्लिम भाई बहनों को मिल रहा है। इलाज के माध्यम से मिल रहा है, शिक्षा और खाद्यान्न के रूप में मिल रहा है, गैस के रूप में मिल रहा है, मकानों के रूप में मिल रहा है, बिजली कनेक्शन के रूप में मिल रहा है, और रेवड़ी पटरी को 10-10 हजार का जो लोन दिया गया उसमें भी मुसलमानों की संख्या अधिक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों का विकास होगा तो बच्चे उनके पढ़ेंगे, एजुकेशन होगा तो बुद्धि का विकास होगा, तो सामाजिक परिवर्तन होगा। हम दूरगामी नीति पे चल रहे हैं। तो क्या मान के चले, अब मैं बहुत ही आखिरी में क्या मान के चलें कि 2024 में जो कानपुर की जो 3 विधानसभा है उनमें आप अपना विजय फहराएंगे पताका, और जो माइनॉरिटीज की ये सीटें कही जा रही हैं उनमें अब बदलाव आएगा? देखिए, निश्चित रूप से आ गया। मैं कानपुर लोकसभा की बात बता दूं, मुझे 7% मुसलमानों ने वोट दिया था। अच्छा, 7% अभी भी आंकड़े मौजूद हैं, 7%। आगे सलील बिश्नोई जब लड़ते थे यहाँ पर आर नगर से तो उनको मुसलमान वोट मिलता था। आज भी मुसलमान उनको पसंद करता है, मुझे भी पसंद करता है। तो मेरी सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि मुसलमान आपका भाई है, गैर नहीं है। क्या बात आप उनके बीच में जाइए, उनसे मित्रवत संबंध बनाइए, भाईचारा बनाइए, तो सारे काम भाईचारे के रूप में हो जाएंगे। उदाहरण दे दूं, ये परेड रामलीला मैदान पे मंच बनना था जी, मुसलमान का बाजार लगता है, 75 साल से कोई मंच नहीं बनवा पाया। हाँ, योगेंद्र महेंद्र मोहन जी ने हमसे कहा पचौरी जी मंच बनवा दीजिए, मैंने कहा बनवा दूंगा। मैंने शहर काजी को बुलाया, मुसलमानों को बुलाया, सबको बैठाया और मंच बन गया। बना ना? बिल्कुल बना। तो आपसी सद्भाव से बना ना। वो हम पे विश्वास करते हैं तो आप पे भी करेंगे। बिल्कुल। हम मुसलमान के विरोधी नहीं हैं, ये उनको पता रहना चाहिए। बिल्कुल। आज भी मुसलमान के नेता मेरे पास आते हैं, और एक बात बता दूं, अगर मैं सफल रहा तो कानपुर में मैं मुसलमान नेताओं की, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ा सम्मेलन कराऊंगा। ठीक बात। ताकि उनकी बातें मैं सुनूं, उनके नजदीक पहुंचूं, उनकी
शंकाओं को दूर करूं, तभी हिंदू मुसलमान की एकता मजबूत होगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उनकी गलत फहमियां हैं वो दूर होंगी। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पचौरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने बड़े व्यवहारिक ढंग से और राजनीति का जो सच्चा पाठ है वो आपने पढ़ाया, अपने जनप्रतिनिधियों को भी पढ़ा दिया जी कि भाई देखिए हम विरोधी नहीं है मुसलमानों के, जी ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप उनके बीच जाइए, उनको हृदयंगम कीजिए, उनके साथ मिलिए, बैठिए, उनकी समस्याओं को दूर कीजिए, उनको लाभ पहुंचाइए, उनके जीवन में रोशनी लाइए। मुसलमान के मन में जो धारणा है, जो गलत फहमियां हैं, वो स्वतः दूर हो जाएंगी। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।